हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग अवलोकन के अंतर्गत सहभागी अवलोकन के बारे में चर्चा कर रहे थे। सहभागी अवलोकन, जिसके लिए मैंने आपको इससे पूर्व बताया था कि 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। सहभागी अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का एक महत्वपूर्ण उप प्रकार है, उपभाग है। लिंडमैन ने जब कहा कि अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमियां जो हैं, उन कमियों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया और उसके साथ ही उन्होंने सहभागी अवलोकन की उपयोगिता के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि लिंडमैन ने कहा कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी घटना का विश्लेषण या उसके कारणों परिणामों की व्याख्या तभी अधिकतम शुद्ध हो सकती है जब उसे करने वाला व्यक्ति उसके आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण से मिलकर के उसके विश्लेषण की व्याख्या करे, और ये उस विश्लेषण से निश्चित रूप से बेहतर होगी जिस विश्लेषण को, जिस घटना को किसी अन्य ने अन्य माध्यमों से उसके बारे में सामग्री को, जानकारी को एकत्रित किया है। तो इस तरह से सहभागी अवलोकन की उपयोगिता या महत्व स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन कहते किसे हैं। जब व्यक्ति उसी समूह या समुदाय में जाकर दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसका सदस्य बनकर निरीक्षण करता है और अस्थायी रूप से उसका आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जो अनुसंधान कर रहा है, शोध कर रहा है, उस समूह में जाकर, उसी समुदाय में जाकर के रहने लग जाता है जिस समुदाय का उसको अध्ययन करना है या जिसकी सामाजिक घटनाओं का उसको अध्ययन करना है, और वो लोगों की दैनिक और सभी क्रियाओं में भाग लेने लग जाता है, उनका निरीक्षण करने लगता है। कैसे? उनका सदस्य बनके, उन्हीं व्यक्तियों का, उन्हीं समुदायों का, उन्हीं समाजों का सदस्य बनके निरीक्षण करने लगता है। उससे क्या होता है कि जो अवलोकन करता होता है उसे उस समूह के लोग अपना लेते हैं और उसे क्या, अपना सदस्य मानने लग जाते हैं। तो अध्ययन करता अस्थायी रूप से उनका आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। आंतरिक व्यक्ति कैसे बन जाता है? क्योंकि वो उनके अंदर का व्यक्ति बन जाता है, उनकी बातों को समझने लग जाता है, सुनने लग जाता है और उन्हीं की तरह से व्यवहार करने लग जाता है। तो सहभागी अवलोकन को जब परिभाषा कर दें हम, तो देखेंगे कि पीवी यंग ने कहा है, अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकन करता, यानी कि जो शोध करता है, सहभागी रूप से जो शोध कर रहा है, अनियंत्रित अवलोकन का जो एक प्रकार है सहभागी अवलोकन, उसका अध्ययन करने वाला अवलोकनकर्ता साधारणतया उसी समूह के जीवन में रहता है, भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा एक परिभाषा और हम देखते हैं गुडे एवं हट की। वे कहते हैं सहभागी अवलोकन क्या है? सहभागी अवलोकन का उस समय प्रयोग किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता अपने आप को इस तरह छिपा लेता है कि वह एक समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। समूह के लोग उसे अनुसंधानकर्ता के रूप में नहीं पहचानते। समूह के लोगों को नहीं पता कि वो उनके ऊपर शोध कर रहा है, और वो उनमें इतना अंदर चला जाता है, इतना उनका आंतरिक व्यक्ति बन जाता है कि वह क्या अध्ययन कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, समूह के व्यक्तियों को पता ही नहीं होता है। तो ये इतनी आंतरिक स्थिति सहभागी अवलोकन की स्थिति कहलाती है। एक और परिभाषा हम देखते हैं लुंडबर्ग की। लुंडबर्ग कहते हैं, अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूरा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, यानी कि वो समुदाय में बस जाता है,
और उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेने लगता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है, उनका अंग बन जाता है और फिर वो तथ्यों का संकलन करने लगता है। तो कई समाज वैज्ञानिकों ने ऐसा सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। जॉन हॉवर्ड ने तो कैदियों का अवलोकन किया, लीप्ले और बूथ ने श्रमिक परिवारों का अवलोकन किया। मेलिनोवस्की का नाम आपने सुना है, उन्होंने ट्रोबियांडा द्वीप समूह में गए और वहां पे जनजातियों का अध्ययन किया। एंडरसन ने भी कई लोगों का ऐसा अध्ययन किया और खासतौर से सड़कों पर जो जीवन व्यतीत करते हैं उनका अध्ययन किया। और फिर इस अध्ययन के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से सामान्यतः समुदायों का, जातियों का, उनकी संस्कृतियों का अध्ययन किया गया, उनकी प्रथाओं का अध्ययन किया, उनके उत्सवों का, उनके विश्वासों का, उनकी लोक कथाओं का, लोक गीतों का, उनकी धार्मिक क्रियाओं का, व्यवहारों का, ऐसे करके बहुत सारे अध्ययन उनके द्वारा किए गए और ये बहुत ही उपयुक्त और लोकप्रिय विधि मानी जाती है अध्ययन के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि एक अवलोकनकर्ता को किस सीमा तक अपने अध्ययन के लिए जो चुना गया है समूह, उसमें घुसना चाहिए। उसके जो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, सहभागी अवलोकन के लाभ उसे पूरी तरह से मिल सकें, इसके लिए उसको किस सीमा तक उसका सदस्य बनना चाहिए। क्या उसे अपने जो समूह है उसको अपने उद्देश्यों से अवगत करा देना चाहिए? क्या उसको अपना परिचय देकर के उसमें घुसना चाहिए? समूह में क्या स्थान होना चाहिए? अगर हम समाजशास्त्रियों से बात करें, समाज वैज्ञानिकों से इस बारे में बात करें, तो उनके उत्तरों में भिन्नता देखने को मिलती है। वे अलग अलग बातें बताते हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि एक अवलोकनकर्ता को अपना परिचय दिए बिना, अपना उद्देश्य बताए बिना समूह का अध्ययन करना चाहिए और उसे इतनी चालाकी और सतर्कता के साथ काम करना चाहिए कि समूह के लोग उसे अपना व्यक्ति समझने लगें। और ऐसा करने पर ही वो समूह के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। वास्तविक अध्ययन तभी हो सकता है जब समूह को ये पता ही नहीं लगे कि वो अध्ययन करने वाला है, वो शोध करने वाला है। समूह को ये लगे कि वह तो किसी न किसी बाहर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बाहर के व्यक्ति अंदर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो किसी भी तरह से उनसे कोई भी दुराचार ना। इसके विपरीत भारतीय समाजशास्त्रियों का मत अगर देखें तो वो कहते हैं कि भारत जैसे देश में अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों को अपना परिचय और अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि लोग उसे शंका की दृष्टि से न देखें और तथ्यों के संकलन में वे अपना सहयोग दे सकें। ऐसा करने से अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों का विश्वास प्राप्त हो जाएगा और वो उसे समूह में उचित स्थान प्रदान करेंगे। तो भारत जैसे देश में जहां अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, बिना अपना परिचय और उद्देश्य बताए लोगों के सामाजिक जीवन में भाग लें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अनुसंधानकर्ता के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाएगा और लोग अपने वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे। यह भी मानना है कि नैतिक दृष्टि से यह उचित भी नहीं है कि अवलोकनकर्ता समूह के लोगों के को मिथ्या बातें कहें, ठीक नहीं है। तो नैतिक दृष्टि से उन्हें बता देना चाहिए। तो फिर समाजशास्त्रियों ने ये स्पष्ट भी किया, थोड़ा सा खुलासा किया कि क्या क्या ऐसे कार्य हैं जिनमें अवलोकनकर्ता को भाग लेना चाहिए। जैसे खेत जोतने में सहायता कर देना, तो वो नज़दीक आ जाते हैं समूह के, या मकान बनाने में मदद करना, उससे भी वो मजदूरों के जो अध्ययन समूह है उनके ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। या धनुष बाण से जो शिकार करने वाली जनजातियां हैं उनके लिए अपनी बंदूक से शिकार करके उन्हें भोजन उपलब्ध करा देना, उससे भी वो उनके सगे हो जाते हैं, उनके नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाना और उनसे बातचीत करना, ये भी उनके लिए बड़ा अलग सा अनुभव होता है। उनमें अपने चित्र या उन्हीं के चित्र या उनकी फ़ोटो खींच के उन्हें वितरित करना, उनका विश्वास जीतना, या त्योहार पे भोजन और धन बांटना, या वाद्य यंत्र बजाना, उनके साथ शामिल हो जाना, या लोगों को गपशप के लिए अपने घर बुला लेना।
घर बुला लेने के बाद में उनको उनके बच्चों को मिठाइयाँ खिलौने देना, तो इस तरीके से वे शामिल हो सकते हैं। तो सफल सहभागी जो अवलोकन करता है उसके लिए आवश्यक है कि उसे अपने अध्ययन समूह के लोगों की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, प्रथा, परंपराएं सबकी पूरी जानकारी मिले, और जब वो समूह के लोगों से उनकी भाषा में बात करे तो वो उसे अपना ही व्यक्ति समझने लगते हैं। तो उनकी किसी भी बात को वो साधारणतः छुपाते नहीं है। तो सहभागी अनुसंधानकर्ता को इसीलिए कहा जा सकता है कि वाक्पटु होना चाहता है। वाक्पटु यानी कि वाक चातुर्य उसके अंतर्गत होना चाहिए, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। एक अनुसंधानकर्ता को किस सीमा तक सहभागी होना है, ये उसके समूह के एक तो आकार पर निर्भर करता है, उसके उद्देश्यों पर निर्भर करता है, अध्ययन के क्षेत्र पर निर्भर करता है, उसकी कितने गहन अध्ययन किया जाना है, उसके अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे आधार हैं जिनसे ये निश्चित होगा कि उसको कितना सहभागी होना है। और परिवार में पूर्ण सहभागिता तो सरल होती है जैसे कि, पर नगर में, एक बड़े नगर में बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। इसके अलावा अनुसंधान के विषय और अवलोकनकर्ता की व्यक्तित्व और उसकी कुशलता पर भी निर्भर करता है कि वो सहभागिता की क्या मात्रा रखे। तो इसलिए सहभागी अवलोकनकर्ता को ये चाहिए कि वह अपने को समूह से इतना घनिष्ठ नहीं बना ले कि उनमें पक्षपात की भावना आ जाए। तो आप समझ रहे हैं कि एक अनुसंधानकर्ता, एक शोधकर्ता सहभागी अवलोकन करते समय एक, जब समूह का सदस्य बन रहा है तो एक ऐसी दूरी, एक ऐसी महीन रेखा रखे जिसके होते हुए वह उस समूह का सदस्य तो बने, उस समूह के अंदर तो चला जाए, लेकिन वो समूह से इतनी दूरी जरूर रखे कि समूह की अच्छी या बुरी बातों के लिए उसके मन में पक्षपात ना आने लग जाए। वो समूह का ऐसा सदस्य न बन जाए कि वह समूह की बातों को छुपाने लगे, निष्पक्ष ही न रह पाए। प्रत्यक्ष अध्ययन करने के बावजूद भी उसका पर्सपेक्टिव, उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाए और वो सोचने लगे कि नहीं नहीं, ये तो दिखाई ऐसा दे रहा है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा, सहभागी अवलोकन के नुकसान शुरू हो जाएंगे। तो समूह के प्रति पक्षपात की भावना न आए, समूह के प्रति बहुत अधिक क्लोजनेस ना आए, समूह के प्रति बहुत अधिक लगाव की भावना उत्पन्न ना हो जाए, या समूह के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाए, किसी भी प्रकार के। तो अध्ययनकर्ता, जैसे कि बेसिक आवश्यकता होती है कि अध्ययनकर्ता एक बाहर की इकाई की तरह से कार्य करता है, वह अपने अध्ययन में अपने स्वयं के विचारों को, अपने झुकाव को, अपने पक्षपात को, अपने अभिमत को आने नहीं दे सकता। उसी प्रकार से सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम सहभागी अवलोकन के लाभों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।